नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा शर्मा। आप मुझे पहचान ही गए होंगे मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के तीसरे अध्याय अतीत में दबे पांव के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करूंगी। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम इसके सार के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें सभ्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? उत्तर, सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न नगरीय सभ्यता थी, परंतु उसमें राज सत्ता या धर्म सत्ता के चिन्ह नहीं मिले। वहाँ की नगर योजना में वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि की एकरूपता द्वारा उनमें अनुशासन देखा जा सकता है, आडंबर नहीं। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकता से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ यातायात के साधन के रूप में बैलगाड़ी की व्यवस्था थी, अनाज भंडार भरे थे, नागरिक सुविधा संपन्न थे, किंतु भव्यता का प्रदर्शन नहीं मिलता था। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृत भांड, नावें मिली है। नरेश के सिर पर भी रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। इस प्रकार सिंधु सभ्यता विकसित साधन संपन्न सभ्यता थी, लेकिन भव्यता का दिखावा कहीं नहीं था। दोस्तों, इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि उस समय कोई दिखावा नहीं था। जो जरूरत थी वो जरूरत के हिसाब से ही घर बनाए हुए थे, बाथरूम थी, मोहरे थी, गलियाँ थी और यातायात के साधन थे। कोई दिखावा नहीं था। यहाँ तक कि उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उनके सर पर भी दिखावे के लिए बड़े बड़े ताज, उसमें बड़े बड़े हीरे जवाहरात जुड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं था। सब साधारण और संपन्न था। जिसकी जरूरत थी आवश्यकता के अनुसार सब चीज बनाया गया था। कोई कुछ भी खाली बाहरी आडंबर या दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था। प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का भरपूर ज्ञान एवं समझ थी। उनकी छवि उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं से मिलती है। वास्तुकला या नगर योजना ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मुहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केस, विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुंदर अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीकी सिद्धि से ज्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिरों और मूर्तियां बनाई गई, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृत भांड, नावें मिली है। नरेश के सिर पे रखा मुकुट भी छोटा है। इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। यहाँ आम आदमी के दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो समाज के द्वारा पोषित है, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में धर्म को लेके कोई बाहरी आडंबर नहीं किया गया था, या फिर धर्म को लेके कोई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, धर्म को लेके कोई बड़े बड़े मंदिर, ऐसा कुछ नहीं बनाया गया था। इसलिए उसे धर्म पोषित नहीं कर सकते। राजपोषित भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उस सभ्यता में जैसे अक्सर देखा जाता है कि राजा महाराजाओं के समय बड़े बड़े राजा के पुतले लगाए जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, छोटे छोटे खिलौने मिले थे, कोई बड़े राजा की मूर्तियाँ, ऐसा कुछ चिन्ह नहीं मिला जिससे ये समझ में आए कि उस वक्त राजकीय दिखावा होता था या राजा अपनी तरफ से कोई दिखावे के लिए अपनी मूर्ति, अपने शिला या अपनी आकृतियां दीवार पे खुदाया करता था। ऐसा कुछ चिन्ह नहीं मिला। प्रश्न, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? उत्तर, हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर और न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी मोहनजोदाड़ो नरेश के सिर पे रखा मुकुट भी छोटा है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। नगर योजना, वास्तुकला, मुहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई और सामाजिक व्यवस्था आदि में एक रूपता दिखने मिलती है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सैन्य हथियार के अवशेष कहीं नहीं मिलते। पुरातत्व विभाग को ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं मिला जिससे पता चले कि वे असभ्य या हथियार प्रेमी थे। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा स्वयं अनुशासित सभ्यता थी। प्रश्न,
ये सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर है। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? उत्तर: इस कथन से लेखक का आशय है इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है जो सबसे अधिक उन्नत और विकसित थी। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित एवं अनुशासन प्रिय है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उसके पूर्व इतिहास का एहसास एवं परिचय कराती है जब ये सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर रही होगी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। खंडरों में मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों में मानवता के चिन्ह और मानव जाति के क्रमिक विकास को भी स्पष्ट देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। सड़क निर्माण, जल निकास, स्नान घरों की व्यवस्था सर्वोत्तम है। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। इस तरह हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के उस सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं जिसने भविष्य के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रश्न: टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धरती जिंदगियों के छुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सिंधु सभ्यता का इतिहास वर्तमान समय से दुगने समय से पूर्व का है। यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धरती जिंदगियों के अनछुए समयों के दस्तावेज हैं। यह खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं जब हमारे पूर्वज उसके साक्षी रहे होंगे, उसका निर्माण और विस्तार किया होगा। आज भी हम किसी भी मकान की ढेरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी के रुंझुन को महसूस कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वजों का बौद्धिक सामाजिक स्तर इतना विकसित था कि वे आज भी अनुकरणीय है। इस प्रकार नगर योजना, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मुहरे, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं जिसके अब हम केवल दर्शक मात्र हैं। प्रश्न: इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसी ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर: दोस्तों, कोई ऐसी ऐतिहासिक जगह हो जिसको आपने बहुत करीब से देखे, आप किसी भी जगह का वर्णन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चार मीनार का वर्णन किया। इस बार की छुट्टियों में हम हैदराबाद गए। वहाँ के ऐतिहासिक रमणीय स्थलों में से एक हैदराबाद शहर का चार मीनार। चार मीनार हमेशा हमारी यादों में बसा रहेगा। हैदराबाद शहर प्राचीन और आधुनिक समय का अनोखा मिश्रण है जो देखने वालों को 400 वर्ष पुराने भवनों की भव्यता के साथ आपस में सटी आधुनिक इमारतों का भी दर्शन कराता है। चार मीनार 1591 में शहर के मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा बनाई गई बृहत वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। शहर की पहचान मानी जाने वाली चार मीनारों से मिलकर बनी एक चकोर प्रभावशाली इमारत है। यह इमारत ग्रेनाइट के मनमोहक चकोर खंभों से बना है जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में स्थित चार विशाल आर्च पर निर्मित किया गया है। ये आर्च कमरों के दो तलों और आर्चवे की गैलरी को सहारा देते हैं। चकोर संरचना के प्रत्येक कोने पर एक छोटी मीनार है। ये चार मीनारें हैं जिनके कारण भवन को ये नाम दिया गया है। प्रत्येक मीनार कमल की पत्तियों के आधार की संरचना पर खड़ी है। इस तरह चार मीनार को देखकर हुई अनुभूति एक स्वप्न के साकार होने जैसी थी। दोस्तों, यहाँ दर्शाया गया कि हम चार मीनार गए थे तो उसकी बनावट को देखकर हम मुग्ध हो गए और उस शहर की खूबसूरती इतनी अच्छी थी कि ये हमारे लिए स्वप्न के समान हो गया था। प्रश्न: नदी, कुएं, स्नानघर और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है, क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? तर्क दे। उत्तर: मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी नगर में कुएं, स्नानघर और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कहा है। मैं लेखक के कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रत्येक घर में एक स्नानघर था। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता था और फिर बड़ी नालियों में चला जाता था। कहीं कहीं नालियाँ ऊपर से खुली थी, परंतु अधिकतर नालियाँ ऊपर से बंद थी।
इनकी जल निकासी व्यवस्था बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी, जो आज दिखाई नहीं पड़ती। उस समय के लोगों में भी बहुत जागरूकता थी और वो सफाई पसंद थे। नगर में पीने के पानी के लिए कुओं का व्यापक प्रबंध था। ये कुएं पक्की ईंटों से बने थे। अकेले मोहनजोदाड़ो नगर में 700 कुएं थे। यहाँ का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। ये पक्की ईंटों से बना था, जिसमें जल निकासी के लिए नालियाँ थीं। सिंधु नदी के समीप होने से जल का व्यापक भंडार था। अर्थात दोस्तों, हम इस संस्कृति को जल संस्कृति के नाम से भी कह सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी।